हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे जेबी का प्रिंसिपल्स का टॉपिक। यूनिट नंबर 2 है बैंकिंग रेगुलेशन। उसमें ये पार्ट 1 है। और अगर आप प्रॉपर कोर्स करना चाहते हैं जेबी का, तो यहाँ पे फोन नंबर भी दिया हुआ है या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डिटेल्स डाल दिया है, आप पूछ के कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चीज आइए हम लोग थोड़ा आरबीआई के बारे में समझेंगे। मेरे समझ से आरबीआई का फुल सभी जानते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसमें कुछ बताने लायक नहीं है। अच्छा, बता सकते हैं रिजर्व बैंक कब फॉर्म हुआ था, कौन सा एक्ट था? तो एक आरबीआई एक्ट आया था 1934 को, ठीक है। 1934 का कानून आया, उसके कानून बनने से ये फॉर्म हुआ, तब आरबीआई आप बोल सकते हैं कि फॉर्म हुआ। आरबीआई फॉर्म तो हो गया, पर आरबीआई काम करना कब चालू किया? फॉर्म होना अलग होता है, काम करना अलग होता है। तो आप बोल सकते हैं कि आरबीआई स्टार्टेड वर्किंग फ्रॉम कब से? 1 अप्रैल 1935 से। याद रहेगी बात मेरी, 1 अप्रैल 1935 से काम करना चालू किया। इतना ही नहीं, अब थोड़ा हम आरबीआई को और थोड़ा सा समझेंगे तो ये पता चलेगा कि एशिया का ओल्डेस्ट सेंट्रल बैंक है। क्या है? सेंट्रल बैंक बोलते हैं इसको हम लोग। आरबीआई को क्या बोलते हैं? सेंट्रल बैंक बोलते हैं। तो एशिया का सबसे पुराना सेंट्रल बैंक है, ये याद रखिएगा। अच्छा, उसके बाद यहां पे एक चीज और हुआ कि आरबीआई में एक कानून आया था ट्रांसफर ऑफ पब्लिक ओनरशिप। एक कानून आया था, भारत सरकार ने एक कानून निकाला था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। जीओआई का फुल फॉर्म क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इसने कानून निकाला, उस कानून का नाम क्या था? कानून बनाया जिसका नाम था ट्रांसफर ऑफ पब्लिक ओनरशिप एक्ट नाम था, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ पब्लिक ओनरशिप एक्ट था, 1948 का ये कानून है। अब इसका क्या मतलब है? इस कानून से सरकार किसी चीज को भी एक्वायर कर सकती है, किसी चीज को भी एक्वायर कर सकती है सरकार, जिसको चाहे उसको एक्वायर कर सकती है। ट्रांसफर ऑफ पब्लिक ओनरशिप एक्ट जो 1948 में आया, इसका उद्देश्य यह है कि इस कानून से अगर कुछ एक्वायर करेंगे तो उससे बेनिफिट पहुंचाएंगे पूरे मास को, पूरा पब्लिक को। इसी कानून से आरबीआई को एक्वायर किया गया। ये जो आप बोल सकते हैं कि इस कानून को ऐसा लाइए, इस कानून से आप बोल सकते हैं यहां पे कि आरबीआई को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्वायर किया, और फिर बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये पार्ट हो गया, ठीक है। आरबीआई में एक चीज और है, आपको जानना चाहिए, मालूम भी होगा। एक गवर्नर होते हैं, और कितने डेप्यूटी गवर्नर होते हैं? तो 4 डेप्यूटी गवर्नर होते हैं। इसका एक और चीज आपको पता है कि नहीं, मालूम ही होगा इसे। हेड ऑफिस कहां है? हेड ऑफिस कोई बोलता है इसको, कोई हेडक्वार्टर्ड बोलता है, एक ही बात है। पता है कहां है आपको? सोचिए, दिल्ली या मुंबई, यही होगा। नेचुरल सी बात है, यहां मुंबई। देखिए, पैसे का जो कैपिटल होता है वो ज्यादातर सब मुंबई ही है, ये याद रखिए, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे क्या क्या मेन ऑब्जेक्टिव है आरबीआई का। मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आरबीआई, पता है क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं आरबीआई के? सोचिए, बहुत सारे हैं। सबसे हम लोग 1 बाय 1 पढ़ते चलेंगे। सबसे पहला है, आप बात करिए मॉनेटरी स्टेबिलिटी का। तो मॉनेटरी स्टेबिलिटी इसको रखना जरूरी है। मॉनेटरी का मतलब समझते हैं पैसा। पैसा एग्जाम्पल समझिए, जैसे डॉलर है,
$1 के बराबर अभी जो चल रहा है 77.7458, ऐसा मान लीजिए ₹1 चल रहा है। ये फ्लक्चुएट करता है, या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। दाम क्या होता है, ऊपर मान लीजिए नेगेटिव होगा, नीचे आएगा तो मान लेते हैं पॉजिटिव होगा। मतलब कहने दाम घटता बढ़ता है। जैसे मान लीजिए एक ये प्राइस है और एक मान लीजिए क्या हो रहा है, घट रहा बढ़ रहा है, फ्लक्चुएट कर रहा है। जो फ्लक्चुएट करने का एक रेंज ये बताते हैं कि इसी रेंज में रहना चाहिए, यानी कंट्रोल करना है। ऐसा ना हो कि पता चले ये $1 है, ठीक है, $1 बराबर इतना है। ऐसा ना हो कि पता चले कि अगले दिन ये ₹90 हो गया। कितना रुपए हो गया है, ₹90। जमीन आसमान हिल जाएगा अगर ऐसा हो गया। 90 छोड़िए, मैं बहुत ज्यादा बोल दिया, ये ₹80 भी हो जाता है ना एक दिन में बात कर रहा हूं। पूरा अस्थिरता हो जाएगी या इनस्टेबिलिटी हो जाएगी, इंग्लिश में बोलेंगे तो मॉनेटरी स्टेबिलिटी देखना इसका काम है। आ रहा लॉजिक समझ में? चलिए फिर आइए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। मार्केट में पैसा होना चाहिए। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का क्या बात है, मार्केट में पैसा होना चाहिए, एडिक्वेट होना चाहिए, ना ज्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए। यानी हम जो मार्केट में जो मनी का फ्लो है वो एडिक्वेट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एडिक्वेट। इससे क्या समझते हो, एडिक्वेट क्या शब्द हो गया, ना ज्यादा ना कम हम बोल सकते हैं। मतलब आपको एट पार होना चाहिए, ठीक है, ना आपको ज्यादा होना चाहिए ना आपको कम होना चाहिए। अगर मार्केट में जो मनी सप्लाई है, फ्लो भी मत बोलिए, मनी सप्लाई बोलिए। अगर मनी सप्लाई कम हो जाएगा, ठीक है, तो गड़बड़ है। मनी सप्लाई ज्यादा हो जाएगा तो भी गड़बड़ है। तो उससे क्या होता है, मार्केट में या फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी क्रिएट होता है। फिर साउंड फाइनेंशियल सिस्टम बनाना, ये बहुत जरूरी चीज है। इससे क्या समझ में आता है, बहुत बढ़िया चीज है साउंड फाइनेंशियल सिस्टम अगर समझेंगे तो। फाइनेंशियल मतलब बैंक, प्राइमरी डीलर। अब प्राइमरी डीलर क्या होता है, ये हमने यूनिट 1 में पढ़ा है, ठीक है। बैंक हो गया, प्राइमरी डीलर हो गया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गया, ठीक है। और फाइनेंशियल सिस्टम आ सकता है, म्यूचुअल फंड हो गया, इंश्योरेंस हो गया, सारे सारे फाइनेंशियल सिस्टम वाली चीजें हैं। ये आप लिख सकते हैं, बैंकिंग, एनबीएफसी, प्राइमरी डीलर, और क्या हो जाएगा, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड। जितना आप नाम सुन रहे हैं ना, सारे के सारे क्या है, साउंड फाइनेंशियल सिस्टम है, ठीक है। ये साउंड फाइनेंशियल सिस्टम के हम लोग यहाँ बात करें, इनके पास साउंड फाइनेंशियल सिस्टम होना चाहिए, ठीक है, जिसके हिसाब से काम कर सकते हैं। ओके, तो इन सभी के पास सफिशिएंट पैसा होना चाहिए ताकि पब्लिक को पैसा दे सके, पब्लिक से पैसा ले सके, दे सके मतलब लोन के रूप में, या कोई इन्वेस्टमेंट करा रहा हो, या फिर कोई मान लीजिए फॉरेन एक्सचेंज में कोई काम करो, कोई स्टॉक एक्सचेंज में होगा। इससे बहुत सारी चीजें होती है, उसके लिए पैसा होना जरूरी है। साउंड फाइनेंशियल सिस्टम की बात की गई है। फिर आइए स्टेबल पेमेंट सिस्टम। अब ये क्या होता है, अगर कोई आदमी पेमेंट लेना चाहता है या फिर पेमेंट देना चाहता है, दो बातें होती है। पेमेंट को लेना चाहता है, कोई पेमेंट देना चाहता है, कुछ ऐसा सिस्टम तो बनाओ जिससे कि आदमी को विश्वास हो कि भाई हाँ, जहां मैं पैसा पे कर रहा हूं ले रहा हूं बहुत ही सही है, कोई गड़बड़ होने की चांस नहीं है। अब जैसे आप सुनेंगे कि चेक से पहले पेमेंट होता है ना जी, आज भी होता है, डीडी से होता है, बैंकर चेक से होता है, ठीक है। और क्या सुना आपने नाम, आईएमपीएस का नाम सुना होगा, नेफ्ट का नाम सुना होगा, आरटीजीएस का नाम सुना होगा। ये सब क्या है आखिर, ये सब स्टेबल पेमेंट सिस्टम है, इसके जरिए पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ओवरऑल वॉल्यूम ऑफ मनी एंड मनी इन इकोनॉमी, क्रेडिट इन इकोनॉमी। अब देखिए ये एक चीज और है, ओवरऑल वॉल्यूम ऑफ मनी एंड क्रेडिट इन इकोनॉमी। थोड़ा समझते हैं इसको। ओवरऑल वॉल्यूम का मतलब क्या है, ज्यादा से ज्यादा क्या पैसा होना चाहिए इकोनॉमी मनी सिस्टम में, कितना क्रेडिट होना चाहिए। क्रेडिट का मतलब क्या है, समझते हैं आप, इसको लोन बोलते हैं हम लोग, लोन, या फिर आप एडवांसेस का भी नाम ले सकते हैं। तो ये सब भी कंट्रोल करता है आरबीआई। अब आरबीआई का नाम, आरबीआई जब नाम आता है तो उसमें सुनिएगा एक प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की नाम आती है, सुना है आपने नाम, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग।
अब इसमें क्या बोलता है कि आरबीआई कि अगर लोन पास कर रहे हो उसमें प्राइवेट सेक्टर में 40% का लोन, जो 40% का लोन है कहां जाएगा, प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग जाएंगे। इसमें कई पार्ट है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई कहीं एग्रीकल्चर का है, इसमें फिर है वीकर सेक्शन का है, फिर है माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस का है। ऐसे बहुत सारा सेक्शन है जिसमें ज्यादा डिटेल में लोग नहीं जाएंगे, बस ये बताने के लिए था कि इस तरीके से क्रेडिट को कंट्रोल करता है, कितना सप्लाई होना चाहिए, कितना मनी होना चाहिए, ये सब चीज के ऊपर भी आरबीआई का नजर बना रहता है, जो आरबीआई इसको देखती है। ठीक है। फिर है क्रेडिट एलोकेशन बाय फाइनेंशियल सिस्टम होता है। फिर आएगा क्या, क्रेडिट एलोकेशन बाय फाइनेंशियल सिस्टम। अब इसमें क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि कहां कहां लोन बैंक ने बांट रखा है, उसके ऊपर आरबीआई एक, आप बोल सकते हैं, मॉनिटरिंग करती है, ठीक है, और चेक करती है। मॉनिटरिंग एंड चेक लिखिए। चेक का मतलब क्या हो गया, वही चीज है, उसको पता करते रहती है भाई सही जगह जा रहा है नहीं जा रहा है। इतना ही नहीं, जो भी क्रेडिट एलोकेशन किया है उसको ये चेक किया जाता है कि अकाउंट, जो लोन अकाउंट है वो आपका स्टैंडर्ड तो है, स्टैंडर्ड का मतलब है रेगुलर, मतलब ठीक है, अकाउंट फर्स्ट क्लास, ठीक है। और दूसरा होता है सब स्टैंडर्ड। सब स्टैंडर्ड वो अकाउंट होते हैं जो बेसिकली एनपीए हो जाता है, ठीक है। इसमें कई पार्ट है, डाउटफुल, डाउटफुल 1, डाउटफुल 2 और लास्ट में लॉस्ट एसेट। इसके ऊपर हम अलग से पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। इस तरीके से क्रेडिट कोलोकेशन किया जाता है, उसको इस पर निगरानी रखी जाती है। फिर डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, इसके ऊपर भी कि फाइनेंशियल मार्केट को डेवलप किया जाएगा। हम लोग अगर फाइनेंशियल मार्केट को डेवलपमेंट की बात बोल रहे हैं यहाँ पे, तो क्या समझते हैं हम लोग, आपने एक नाम सुना होगा फाइनेंशियल इंक्लूजन। इसका क्या मतलब है कि हर एक आदमी को बैंक से जोड़ना, हर एक आदमी को बैंक से जोड़ना, उसके ऊपर बेसिकली ये काम कर रही है आरबीआई। काम क्या कर रही है तो काफी हद तक हो चुका है, तो हमने अभी ये पढ़ लिया। अब आइए इसके बाद पढ़ेंगे रोल एंड फंक्शन ऑफ आरबीआई। क्या रोल और क्या फंक्शन होगा आरबीआई का, थोड़ा सा हम लोग वो देख लेते हैं। तो देखो, सबसे पहला रोल है कि आरबीआई का एक मॉनेटरी फंक्शन करता है। क्या करता है, मॉनेटरी फंक्शन। पैसे का जो भी चीज होता है, लेन देन, वो ये देखता है, ठीक है। मॉनेटरी फंक्शन हो गया, ठीक है। जैसे आपने नाम सुना होगा रेपो रेट, रिवर्स रेपो, ठीक है। और इसमें एक और चीज आप डाल सकते हैं मॉनेटरी फंक्शन में, जैसे कि आपने नाम सुना होगा CRR, SLR, ये सब चीज के हेल्प से भी कंट्रोल करता है ये, ठीक है। अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या है, इश्यूअर ऑफ करेंसी। करेंसी को इशू करने वाला यही है। करेंसी कौन छापता है, आरबीआई छापता है, ठीक है। फिर है बैंक का मैनेजर भी है और बैंक को लोन भी देता है, बैंक नहीं सॉरी गवर्नमेंट को लोन भी देता है, गवर्नमेंट का मैनेजर भी है, यानी गवर्नमेंट के लिए बैंकर है, गवर्नमेंट को लोन भी देने वाला आरबीआई है। जरूरत पड़ा तो आजकल आरबीआई से बैंक, आरबीआई से सरकार जो है, जिसको हम बोलते हैं डेप्ट फाइनेंसिंग, सरकार आरबीआई से लोन नहीं लेता। कैसे लोन लेता है, नोट छपवा के। तो अब आरबीआई से सरकार लोन नहीं लेती है, पहले लेती थी, अब नहीं। बैंकर एंड डेप्ट मैनेजर आप बोल सकते हैं, किसका है, टू गवर्नमेंट। फिर बैंकर है किसका, फॉरेन एक्सचेंज का, बैंकर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है। बैंकर्स टू बैंक है, ये तो सभी लोग जानते हैं। आज सभी बैंकों का माई बाप कौन है, तो यही है बैंकर्स टू बैंक। क्यों है भाई,
भाई यही बैंक है, आरबीआई है जो लाइसेंस देगा, ठीक है, और तो कोई देगा नहीं। कौन देगा लाइसेंस? आरबीआई देगा लाइसेंस। यहाँ पे हमारे पास जेआईबी के दो तरह के कोर्सेज है, एक ही पीपीटी यानी कंप्यूटर स्क्रीन रिकॉर्ड होता है, जो कंप्यूटर स्क्रीन होती है उसको रिकॉर्ड करके आपको वीडियो बना के दिया जाता है, और दूसरा होता है फेस टू फेस वीडियो कोर्स। जो अभी अपने वीडियो देखा है उसका नाम है फेस टू फेस वीडियो कोर्स। ये सबसे बेस्ट कोर्स है, और ये अगर आप ये कोर्स करते हो तो मान के चलिए कि आप फर्स्ट टाइम में ही पास करेंगे। सिंपल बोलूँगा, फर्स्ट टाइम में आप पास कर जाएंगे। हर आदमी को एक ही चीज़ चाहिए कि भाई फर्स्ट टाइम में ही पास करे, बार बार एग्जाम कोई देने का इच्छा नहीं रखता है, ठीक है। तो ये सबसे बेस्ट कोर्स मैंने आपको पहले बोला, मैं यही बोलूँगा यही कोर्स आप करें, सबसे रिकमेंड करूँगा ये कोर्स करने के लिए। सबसे ज़्यादा सेलिंग, पावरफुल और बेस्ट कोर्स तो खैर है, क्योंकि अगर पास करें फर्स्ट टाइम तो इससे बढ़िया क्या होगा। दोनों कोर्स में कंपेयर करें, दोनों जगह वीडियो लेक्चर कोर्स है, दोनों जगह केस स्टडी की वीडियो है। यहाँ पे 6000 से क्वेश्चन बैंक है, 13500 क्वेश्चन बैंक है। यहाँ पे 30 मॉक टेस्ट है, और दोनों जगह रिविजन नोट्स है। वैलिडिटी की बात करें, वैलिडिटी जो है लाइफ लॉन्ग है, जब तक पेपर क्लियर नहीं होगा तब तक कोर्स कर सकते हैं। पेपर 1 प्रिंसिपल्स करेंगे दाम है 600 रुपये, यहाँ 1200 रुपये। पेपर 2 करेंगे इसका दाम 800 रुपये, यहाँ पे 1500 रुपये। पेपर 3 करेंगे इसका दाम है लीगल, इसका दाम है 600 रुपये, इसका दाम है 1200 रुपये। और कॉम्बो पे करेंगे यानी तीनों पेपर एक साथ मिला के करेंगे इसका दाम है 1500 रुपये, और यहाँ पे दाम है 3000 रुपये। ज़्यादा जानकारी के लिए फ़ोन कर सकते हैं। फ़ोन नंबर हो जाएगा 4 times 9685127। दूसरा नंबर है 7827546946। वेबसाइट में जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jbcibstudymaterial.com। ईमेल आईडी हो जाएगा seatsena3@gmail.com। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दी है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।